अलग अलग पहलू पर आगे बढ़ रहे हैं और उनको डिस्कस करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग किया था सर्वलेट से, फिर सर्वलेट रिक्वेस्ट, फिर सर्वलेट रिस्पॉन्स, देन कुकीज, एंड नाउ सेशन ट्रैकिंग। सेशन का मतलब क्या है? इट इज ए पीरियड ऑफ टाइम विच स्टार्ट्स फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग तरह की वेबसाइट्स होती है, अलग अलग तरह की वेब एप्लीकेशन होती है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है कि जिनमें अ, एक ही क्लाइंट के एक ही सर्वर, मतलब एक ही एप्लीकेशन में कंटिन्यूस बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, और वो किसी एक हेतु के लिए ही होंगे, एक हेतु के लिए। तो देखो, यूट्यूब की बात करें फॉर एग्जांपल, तो यूट्यूब में नो डाउट आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने जीमेल लॉगिन किया है, आपका जीमेल अकाउंट है, तो आप यूट्यूब में लॉगिन कर सकते हो। वहाँ पे तो देखो, यूट्यूब में हम जब जब सर्फ कर रहे या वीडियो देख रहे, तो डिपेंड्स कि हम क्या कुछ ढूंढ रहे हैं या फिर जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन होगी तो उसमें अगर हम लॉगिन करेंगे तो हमारा हेतु थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट होगा कि हम कुछ परचेस करना चाहते हैं। तो अ, एक या एक से ज़्यादा चीज़ें हम परचेस करना चाहेंगे, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में अब परचेस करना ही है तो अपना अकाउंट उसमें होना चाहिए ना, क्योंकि तभी हमारा कार्ट जनरेट होगा और कार्ट में हम कुछ ऐड कर पाएंगे। तो हम लॉगिन करेंगे, अगर हम पहले से रजिस्टर्ड है तो हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के तो जब हम लॉगिन करेंगे तब हमारी पहली रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और वो हमें लॉगिन करेगा। जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाती है ब्राउजर से सर्वर तक, वहां पे ऑथेंटिकेशन होता है, कंप्लीट ऑथेंटिकेशन। फिर क्या होता है पता है? कि सर्वर और ब्राउजर के बीच में जो टेम्पररी कनेक्शन है ना, वो स्टॉप हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब लॉगिन होने के बाद आप सपोज कि होम अप्लायंसेस के पेज पे जाना चाहते हो, आपको कुछ घर के लिए परचेस करना है, तो होम अप्लायंस के पेज पे जैसे ही आप जाओगे तो वापस एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी और उसी सर्वर पे जाएगी। तो कनेक्शन, ये एचटीटीपी क्या है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते। तो जब आपने होम अप्लायंसेस के पेज पे क्लिक किया तो ब्राउजर आपकी रिक्वेस्ट को एज ए फ्रेश रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। ब्राउजर सर्वर को ये नहीं बताएगा कि ये वही क्लाइंट है कि जो लॉगिन हुआ अभी, क्योंकि ब्राउजर को खुद को नहीं पता। ठीक है, तो होम अप्लायंसेस के पेज की रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, होम अप्लायंस का पेज आपके सामने आएगा। तो उस रिस्पॉन्स में जब होम अप्लायंस का पेज आपके सामने आता है तो राइट साइड में, टॉप टॉप राइट में एक आइकन होता है यूजर का। वहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन हुआ है तो वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, मतलब यू आर लॉग्ड इन, है ना। आपकी जानकारी, आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे होगी कि ये आप लॉगिन हुए हो, इस ये यूजर नेम है आपका। और अगर लॉगिन नहीं नहीं हुए हो तो गेस्ट है। तो आप लॉगिन हो चुके हो ऐसा सर्वर ने ऑलरेडी बताया, ब्राउजर ने नहीं बताया था कि ये क्लाइंट लॉगिन हुआ है, उसी की रिक्वेस्ट है, लेकिन सर्वर ने वहां पे याद रख लिया। और जैसे ही दूसरी रिक्वेस्ट ब्राउजर से गई फ्रेश, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्लाइंट की, उसमें भी सर्वर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वही क्लाइंट की रिक्वेस्ट है। अब सपोज कि होम अप्लायंस के पेज में जो आपके सामने आया है, वहां से आप एक ब्लेंडर ब्लेंडर को फाइंड करके एड टू कार्ट करते हो, तो ये जो रिक्वेस्ट जाएगी, वापस नई रिक्वेस्ट जाएगी ब्लेंडर के लिए। ब्राउजर को तो कुछ नहीं पता, वो ये रिक्वेस्ट भेज देगा। तो वहां पे सर्वर पे जब ये रिक्वेस्ट पहुंचती है तो ये सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये ब्लेंडर कौन से कार्ट में ऐड करना है, उस कार्ट में ऐड करना है कि जो इस ब्राउजर से थोड़ी देर पहले क्लाइंट लॉगिन हुआ था। मतलब सर्वर पे ट्रैक रखना पड़ेगा क्लाइंट का, क्योंकि ब्राउजर जितनी भी रिक्वेस्ट भेजता है ना, वो तो फ्रेश रिक्वेस्ट ही जाती है, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सेशन से रिलेटेड नहीं होती। तो कहने का मतलब, सर्वर पे मतलब कि सर्वर पे जो अपना प्रोग्राम रन हो रहा है, अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है, उसमें ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए
वहां पे ऐसा कोड हमें लिख कर रखना चाहिए कि जो क्लाइंट को ट्रैक करे, बहुत सारी रिक्वेस्ट के बीच में वो आइडेंटिफाई करके रखे क्लाइंट को कि ये वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले लॉगिन हुआ था, जिसने होम अप्लायंस का पेज रिक्वेस्ट किया और अब जाके उसने ब्लेंडर ऐड किया है अपने कार्ट में। तो जब तक क्लाइंट लॉग आउट सिलेक्ट ना करे तब तक सर्वर को ये याद रखना है कि इस ब्राउजर से जितनी भी रिक्वेस्ट आती है राइट नाउ वो सभी वही क्लाइंट की है, सेम क्लाइंट की है। तो ये जो हम करते हैं लॉग आउट ना करें तब तक, तो ये पूरा एक सेशन बनता है क्लाइंट का। देखो सेशन जैसा ब्राउजर के लिए तो कुछ है ही नहीं। हम ऐसे डेवलपर बात करते हैं सेशन सेशन सेशन, लेकिन ब्राउजर के लिए कहाँ सेशन है? उसके लिए तो हर रिक्वेस्ट नई बन के जाती है, वो तो हर रिक्वेस्ट को नई बनाकर भेजता है। तो सामने के छोर पे सर्वर पे जो एप्लीकेशन है उसे ये सेशन को जकड़ के रखना है, उसे ये सेशन को आइडेंटिफाई करके रखना है, उसे ये सेशन को ट्रैक करके रखना है। अगर हम ब्राउजर के नजरिए से सोचे ना, तो क्लाइंट लॉगिन होता है तब से लेकर लॉग आउट होता है ना, तब तक ब्राउजर के तो बहुत सारे सेशंस होंगे। हर रिक्वेस्ट एक छोटा सा नया सेशन, और रिस्पॉन्स आता है सेशन खत्म। ब्राउजर के लिए, ब्राउजर के लिए यही है, रिक्वेस्ट गई रिस्पॉन्स आया सेशन ओवर। तो ब्राउजर के नजरिए से देखें तो बहुत सारे सेशंस जनरेट होंगे एक ही क्लाइंट के। अब इन सभी सेशंस के बीच में ये एक ही क्लाइंट है ऐसा याद रखना, और ये सेशन भी एक ही है ऐसा मेंटेन करना, तो वो कहाँ करना पड़ेगा? सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन में। और हम जिस एप्लीकेशन को, हम जिस पहलू की अभी बात कर रहे हैं पिछले कुछ चैप्टर्स से, सर्वलेट की, और सर्वलेट वही प्रोग्राम है कि जो सर्वर पे रन होगा। तो सर्वलेट में हमें ऐसा मैकेनिज्म रखना होगा अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, और बनाएंगे ही ना। जब जावा में वेब एप्लीकेशन के लिए ये सर्वलेट का मैकेनिज्म रखा गया, तो भली भांति जानते थे सब लोग डेवलपर्स कि फ्यूचर में ऐसी एप्लीकेशन बनने वाली है और बननी ही चाहिए। अगर ई कॉमर्स जैसी एप्लीकेशन नहीं बन पाई तो बहुत सारे डेवलपर्स अपना मुंह फेर लेंगे जावा से। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन जिसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म या ऐसी कोई एप्लीकेशन बननी चाहिए, तो उसमें सेशन ट्रैकिंग का मैकेनिज्म होना ही चाहिए, और वो अपनी एप्लीकेशन थ्रू इस्टेब्लिश होना चाहिए, क्योंकि ब्राउजर याद नहीं रखता है। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है सेशन ट्रैकिंग, नीड फॉर सेशन ट्रैकिंग एपीआई, देन encoding URLs sent to the client, and accumulating a list of user data. Session tracking. What is session? A session is a semi-permanent interactive information interchange. ये पूरी उसकी टेक्निकल डेफिनेशन। ऑल्सो नॉन एज अ कन्वर्सेशन और अ मीटिंग बिटवीन टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस और बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ यूजर। मतलब देखो सेशन, ये हमारा भी सेशन अभी चल रहा है, हमने ये अभी जो हम लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूं ये भी एक सेशन है। सेशन कहते हैं ना किसी भी दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन जो इस्टेब्लिश होता है शुरू से अंत, वो एक सेशन है। वो जो ड्यूरेशन है वो सेशन है। फिर वो चाहे दो पर्सन की मीटिंग हो, चाहे वो ऐसे डिवाइस हो कि जो कम्युनिकेट कर पाए, या फिर वो सर्वर और क्लाइंट या सर्वर और यूजर हो, जो उनका अनुवाद का नहीं लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन का जो पूरा ड्यूरेशन है वो है सेशन। A session is set up or established at a certain point in time and it is toned down later at some point of time। मतलब सेशन किसी वक्त के किसी मोड़ पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो एस्टेब्लिश होता है, और किसी टाइम पे वो टर्न भी मतलब टर्न डाउन भी होगा, बंद भी हो जाएगा, टर्मिनेट भी होगा। व्हाट इज सेशन ट्रैकिंग? मैंने बताया आपको अभी, मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ सेशन सच एज कुकीज, यूआरएल्स, यूजर्स इंफॉर्मेशन, यूजर्स डेटा सच एज यूजर्स कार्ट एटसेट्रा इज नोन एज सेशन ट्रैकिंग। क्या है सेशन ट्रैकिंग? तो क्या भाई, बहुत सारी रिक्वेस्ट के बीच में, बहुत सारी रिक्वेस्ट एक ही क्लाइंट से जब आ रही है, तो इन सभी रिक्वेस्ट में बीच में
क्लाइंट को याद रखना, उसका डेटा संभाल के रखना, उसकी इंफॉर्मेशन रखनी, इन सभी चीजों को, ये सभी चीजें सेशन ट्रैकिंग का उदाहरण है। और जो इसमें सबसे बेस्ट चीज, जो हमें बेस्ट एग्जांपल जो हमें तुरंत समझ में आ जाए, वो है कार्ट। कार्ट, क्लाइंट का कार्ट, मतलब क्या क्या चीजें वो कार्ट में ऐड कर रहा है, वो आइडेंटिफाई, उसका ट्रैक रखना, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेशन ट्रैकिंग। It is a mechanism which helps the servers to maintain the state, to track the series of requests from the same user across some period of time. मतलब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जो सर्वर को क्लाइंट, एक ही क्लाइंट से आती हुई बहुत सारी रिक्वेस्ट में क्लाइंट को याद रखने में मदद रूप होती है, मदद करती है। नीड ऑफ सेशन ट्रैकिंग, इसकी आवश्यकता क्या है, मैंने शुरू में ही थोड़ा आपको इसके बारे में बता दिया। Session is typically but not always stateful, meaning that at least one of the communicating parts needs to save information about the session history in order to be communicate, in order to be able to communicate, as opposed to stateless communication where the communication consists of independent request with responses। अब देखो, सेशन जब होता है, कम्युनिकेशन जब होता है, तो दो एंड पे दो अलग अलग डिवाइसेस या अलग अलग पर्सन या एंटिटी होते हैं। अब अगर दोनों ही एंटिटी ऐसे हो कि जो स्टेटलेस हो, मतलब दोनों ही एंटिटी ऐसे हो कि जो कुछ याद न रखे, ये जो एंटिटी है एक बातचीत करे, उत्तर मिले, उसके बाद भूल जाए कि किससे किससे कम्युनिकेशन कर रहा था। अब दोबारा उसी एंटिटी से कम्युनिकेशन करेगा तो ये ऐसा ही मानेगा कि ये नया एंटिटी है। सामने छोर पे जो दूसरा एंटिटी है, दूसरा एंटिटी, वो भी अगर ऐसा समझे कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है हर बार, वो एक हर बार एक नई एंटिटी से हो रहा है, जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे एक ए एंटिटी है और यहाँ पे एक बी एंटिटी है। अब सपोज कि ए कम्युनिकेट करता है कुछ बी से, तो जैसे ही ए ने कम्युनिकेट किया ए से, बी से, तो एक सेशन जनरेट हुआ, सेशन वन, और बी ने ये रिस्पॉन्स दिया। जैसे ही ये एक साइकिल खत्म हुई, सेशन खत्म। अब सपोज ए दोबारा कम्युनिकेट करता है बी से, और बी उसको रिस्पॉन्स देता है, तो ये दूसरा सेशन था। सो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि अ, हाँ, कि हर बार अगर ए बी कुछ याद नहीं रखता है, ए तो क्लाइंट है, ठीक है, और बी मतलब कि जो सर्वर है, मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया, अगर सर्वर भी कुछ याद नहीं रखता है कि आ रही सभी रिक्वेस्ट एक ही क्लाइंट की है, तो कैसे है, कैसे सब कुछ मेंटेन होगा ई कॉमर्स एप्लीकेशन में, जहाँ पे क्लाइंट बहुत सारी चीजें अलग अलग पेज पे जाके, अलग अलग कैटेगरी में जाके कार्ट में ऐड करता है, मतलब क्लाइंट का कार्ट ही मेंटेन नहीं होगा। जब क्लाइंट ने ब्लेंडर ऐड किया तो कार्ट में ब्लेंडर आएगा, वो सर्वर ने, मतलब बी ने, जब ए ने रिक्वेस्ट की ब्लेंडर को ऐड करो, तो बी ने कार्ट में ब्लेंडर ऐड कर दिया, हो गया। अब बी भी भूल गया, ए भी भूल गया। अब जब ए ने मोबाइल की कैटेगरी में जाके एक मोबाइल कार्ट में ऐड किया, तो बी क्या करेगा, जैसे ही ये रिक्वेस्ट आई मोबाइल को ऐड करने की, तो बी क्या करेगा, नया कार्ट बनाएगा, उसमें मोबाइल ऐड करेगा। अब सपोज कि ए जो है वो ग्रोसरी के पेज पे जाता है,
और वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड ऐड करता है। तो बी क्या करेगा, ये तो नया क्लाइंट है, नया कार्ट बनाएगा और वॉशिंग मशीन का लिक्विड ऐड करेगा। तो कहने का मतलब आगे की चीजें सब निकल गई, मोबाइल भी निकल गया, ब्लेंडर भी निकल गया, और रहा क्या, जो करंट रिक्वेस्ट आई है वो चीज, क्योंकि बी ने भी मेंटेन नहीं किया और ए ने भी मेंटेन नहीं किया। तो अगर सेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो एटलीस्ट दोनों में से एक एंटिटी को सेशन ट्रैक करना पड़ेगा। और यहाँ पे ब्राउजर जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्वर की, सर्वर पे रन हो रही एप्लीकेशन की, कि वो सेशन को ट्रैक करे। Yes, HTTP is a stateless protocol, so it does not remember any information about the stats. Each time a client retrieves a web page, the client opens a separate connection to the web server, and the server does not automatically maintain contextual information about the client. हर समय जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है वेब पेज के लिए, तो क्लाइंट की ओर से जो रिक्वेस्ट आएगी वो एक नया ही कनेक्शन जनरेट होगा सर्वर के साथ, और सर्वर भी अपने आप ऑटोमेटिकली क्लाइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन याद नहीं रखता है, ऑटोमेटिकली कुछ याद नहीं रखता है सर्वर भी। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ए और बी का, दोनों में से कोई भी याद नहीं रखते। इवन दो द सर्वर सपोर्ट persistent HTTP connection and keep socket open for multiple client requests that occur in a rapid succession, there is no built-in support for maintaining contextual information। अब देखो सर्वर पे ये एक पॉसिबिलिटी है, सर्वर पे एक ये सुविधा है कि सर्वर परसिस्टेंट कनेक्शन को सपोर्ट करता है। मतलब क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो अगर एक बार रिक्वेस्ट होने के बाद कनेक्शन को कीप अलाइव रखना है, मतलब जब तक बंद करने की रिक्वेस्ट ना आए ब्राउजर से तब तक उसे कंटिन्यू रखना है, तो ये हो सकता है सर्वर पे। मतलब हर बार कनेक्शन इस्टेब्लिश न हो, एक ही बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो फिर अंत में वो एंड हो, ऐसा करना हो तो सर्वर में हो सकता है। लेकिन फिर भी सर्वर स्टेट से रिलेटेड, कंटेक्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन खुद स्टोर नहीं करता। This lack of context causes a number of difficulties. For example, a client at online store would add items to the shopping cart. How a server would know that what is there in the customer's cart? मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक ई कॉमर्स सेशन के दौरान क्लाइंट बहुत सारी चीजें अपने कार्ट में ऐड करेगा। सर्वर को कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट ने कौन कौन सी चीजें अपने कार्ट में ऐड की है, या किसी भी समय पर क्लाइंट के कार्ट में अभी क्या है वो सर्वर को कैसे पता चलेगा। सिमिलरली व्हेन अ कस्टमर चेक आउट, हाउ सर्वर वुड नो विच प्रीवियसली क्रिएटेड शॉपिंग कार्ट्स आर देयर्स। और जब क्लाइंट लॉग आउट करे, जैसे कि ए और बी के एग्जांपल में मैंने कहा आपसे कि पहले ए ने ब्लेंडर ऐड किया, फिर उसने मोबाइल ऐड किया, फिर उसने डिटर्जेंट लिक्विड ऐड किया। तो जब वो फाइनली लॉग आउट करता है तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो बहुत सारे टेम्पररी कार्ड्स अभी पड़े हैं मेरी मेमोरी में, उसमें से कौन कौन से कार्ड्स इस पर्टिकुलर क्लाइंट के हैं जिससे बिल बना सके। सर्वर को कैसे पता चले। देयर आर थ्री टिपिकल सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम विच आर डिस्कस्ड नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है ई कॉमर्स जैसी एप्लीकेशंस में, कि जहाँ पे क्लाइंट को याद रखने की, उसका कुछ डेटा संभाल के रखने की टेम्पररी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि ब्राउज़र भी स्टेटलेस है और सर्वर भी कुछ कंटेक्स्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव नहीं करता। सर्वर की बात कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग मैकेनिज्म्स है कि जो अभी हम डिस्कस करेंगे, और इन तीनों मैकेनिज्म्स को क्या कहा जाता है, सर्वर सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, व्हाट इज सेशन ट्रैकिंग एंड डिस्कस द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैकिंग सेशन। क्योंकि यहाँ पे जो हम मैकेनिज्म की बात करेंगे वो ऐसा नहीं है कि वो जावा से रिलेटेड है, वो मैकेनिज्म्स कॉमन है, ठीक है।
अब पहला जो सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म है वो है कुकी से जुड़ा, मतलब कुकी से जुड़ा इन द सेंस कुकी रिलेटेड। तो कुकी का यूज करके सेशन को ट्रैक किया जा सकता है, तो वो कैसे, वो तो आप लोग समझ ही जाओगे। अभी जो हमने कुकी का डिस्कशन किया लास्ट चैप्टर में, तो हमने ये डिस्कस किया कि कुकी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो सर्वर से क्लाइंट को भेजी जा सकती है, सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन जो है उसमें से, और नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब आएगी उसी ब्राउज़र से इसी एप्लीकेशन को, तो कुकी वापस ब्राउज़र के द्वारा भेजी जाएगी। ब्राउज़र को ये नहीं पता कि वो सेम क्लाइंट की वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यूआरएल सेम है तो वो कुकी भेजेगा। We can use cookies to store an ID for a shopping session. With each subsequent connection, we can look up the current session ID and then use that ID to extract information about that session from a lookup table on the server machine. यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो, जब क्लाइंट लॉगिन होता है तो क्लाइंट को एक यूनिक आईडी दिया जाए, फिर एक कुकी बनाकर उसके अंदर ये आईडी रखना, ठीक है, और फिर ये कुकी रिस्पॉन्स में साथ जाएगी। तो जब उसी क्लाइंट की वापस रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें कुकी भी साथ आएगी, और सर्वर पे इस कुकी को रीड किया जाएगा अपनी एप्लीकेशन के द्वारा, तो आइडेंटिफाई होगा। राइट? हाँ हाँ। सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन थ्रू इस कुकी को रीड किया जाएगा, उसमें से वैल्यू रीड की जाएगी, उसमें वैल्यू क्या होगी, क्लाइंट का आईडी। सर्वर पे टेम्पररी ये संभाल के रखा होगा, जो जो आइटम्स कार्ट में ऐड करता है क्लाइंट, वो सभी आइटम्स इस पर्टिकुलर आईडी वाले क्लाइंट से जुड़ी है, ऐसा सर्वर पे हम स्टोर कर सकते हैं। कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बना के उसमें हम कार्ड्स में जो भी ऐड करता है क्लाइंट, वो सब कुछ एक पर्टिकुलर डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करेंगे और उसको वो आईडी भी दे देंगे। इससे क्या होगा, जब भी सेम क्लाइंट दूसरी आइटम ऐड करेगा कार्ट में, तो सर्वर पे अपने पास डेटा स्ट्रक्चर में हमने स्टोर करके रखा है क्लाइंट का आइटम्स जो भी उसने ऐड किया है, वो हम इस आईडी के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ई कॉमर्स एप्लीकेशन में तो क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स एक ही समय पे एक्टिव होते हैं, तो हर एक का यूनिक आईडी होगा, हर एक के जो कार्ड्स है वो सर्वर पे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में स्टोर होंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट, हेलो, कौन 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 सा कार्ड का ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर क्लाइंट से जुड़ा है, वो आइडेंटिफाई किया जाएगा कुकी में जो क्लाइंट का आईडी है उसके ऊपर से। जैसे कि रुपेश अपना लॉगिन करके कार्ट में ऐड करता है, तो रुपेश को सपोज कि एक आईडी दिया गया 001, फिर जितनी भी रिक्वेस्ट रुपेश की आएगी तो हर बार कुकी आएगी और उसमें इंफॉर्मेशन होगी 001। तो हमने कहीं पे एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें सब कुछ रखा होगा, जितनी भी आइटम्स रुपेश ऐड करता है उन सभी को हमने ऐड किया होगा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, और उसमें आईडी भी होगा कि ये आईडी 001 है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने पास होंगे, तो जिस क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है उसमें से कुकी में से क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को रीड करके पर्टिकुलर कार्ड ढूंढा जा सकता है और फिर क्लाइंट को वो प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब ये अपने पास एक विकल्प है, एक मैकेनिज्म है कुकी कि जिसके जरिए हम क्लाइंट को ट्रैक कर सकते। लेकिन आप लोग जानते हो कुकी का मैकेनिज्म तो ऐसा है कि क्लाइंट के ब्राउजर में ये तो स्टोर होती है, क्लाइंट ने ब्राउजर री इंस्टॉल किया, क्लियर कुकीज कर दिया या डिसेबल कुकी कर दिया, तो ये अपना मैकेनिज्म फैल जाएगा। कुकी वाला मैकेनिज्म कभी कभी फेल जा सकता है। कब? जब क्लाइंट कुकी को डिसेबल रखता है या क्लियर कैश कर देता है, क्लियर कुकीज कर देता है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोज के रुपेश ने कार्ट में 3 आइटम ऐड की, फिर उसने
सेटिंग्स में जाके ब्राउजर में से क्लियर कुकीज कर दिया। अब जैसे ही वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेगा ना, उसको पूछा जाएगा आप कौन, लॉगिन का पेज उसके सामने आ जाएगा। सभी इंफॉर्मेशन उसने डिलीट कर दी जो ट्रैक रख रहा था वो। देयर वुड really be two tables on server, temporary tables, one that associate session IDs with user tables and the user tables themselves that stores user specific data। यहाँ पे क्या कहा है कि अगर हमें इस तरह का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना है तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, दो टेबल्स रखेंगे सर्वर पे, दो टेम्पररी टेबल्स रखेंगे। एक टेबल ऐसा होगा जिसमें दो कॉलम होंगे, पहला कॉलम यूजर आईडी, दूसरा कॉलम टेबल का नाम। तो ये जो टेबल है उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी कि पर्टिकुलर क्लाइंट का डेटा कौन से टेबल में है। जैसे कि रुपेश को आईडी दिया है 001 और जब रुपेश लॉगिन होता है तो उसके लिए टेम्पररी टेबल कार्ड के लिए क्रिएट किया जाता है 001 कार्ड। तो टेबल का नाम क्या हुआ 001 कार्ड। तो जो पहला टेबल है उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, पहली कॉलम आईडी 001, उसके कार्ड का डेटा कौन से टेबल में है 001 कार्ड। अब चिंतन जब लॉगिन हुआ तो उसको आईडी दिया गया 002, उसका जो टेबल बनेगा उसका नाम 002 कार्ड। फिर जब आनंद लॉगिन होगा तो उसको आईडी दिया टेम्पररी 003, उसका जो टेबल बनाया जाएगा वो क्या होगा, नाम उसका 003 कार्ट। तो अब जब आनंद अपने कार्ट में कुछ ऐड करेगा तो आनंद की रिक्वेस्ट के साथ कुकी आएगी जिसमें आईडी होगा 003। तो आनंद ने जो चीज कार्ट में ऐड की वो कौन से टेबल में ऐड करनी है वो पता चलेगा अपने को पहले टेबल से, क्योंकि पहले टेबल में क्या लिखा है 003 आईडी वाले क्लाइंट का टेबल कौन सा है 003 कार्ट। तो 003 कार्ट नाम का जो टेबल है उसमें ये आइटम जो आनंद ने सिलेक्ट की वो ऐड की जाएगी। इस तरह से अलग अलग सेकेंडरी टेबल्स होंगे जिसमें हर एक क्लाइंट के कार्ड्स होंगे और उन सभी कार्ड्स की इंफॉर्मेशन पहले टेबल में होगी। इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। और कुकीज, वी कैन यूज HTTP कुकीज टू, मतलब ये जो पहला मैकेनिज्म है वही कंटिन्यू है। We can use HTTP cookies to store information about a shopping session, and each subsequent connection can look up the current session and then extract information about that session from some location on the server machine. It is an excellent alternative and it is the most widely used approach। देखो सबसे उत्तम और सबसे सरल मैकेनिज्म ये कुकी वाला है, लेकिन हो सकता है कि क्लाइंट क्लियर कर दे कुकीज को या डिसेबल कर दे। तो अगर हमने कुकी आधारित सेशन ट्रैकिंग किया है तो वहां पे फेल जाने के चांसेस है, शक्यता है, मना नहीं कर सकते। However, even though servlets have a high level and easy to use interface to cookies, there are still a number of relatively tedious details that need to be handled। No doubt सर्वर में हमने देखा फोर्थ चैप्टर में ये काफ़ी अच्छे मैकेनिज्म्स हमें दिए गए हैं कुकी से इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टास्क है कि जो अगर हम ये मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ऐसे टीडियस टास्क करने पड़ सकते हैं, क्योंकि हम कुकी भेज रहे हैं तो आने वाली हर रिक्वेस्ट में से पहले कुकी को निकालना पड़ेगा, उसमें जो आईडी है उसको ढूंढना पड़ेगा। देखा ना कुकी को रीड करने के जो दो स्टेप्स हमने देखे थे फोर्थ चैप्टर में, रीड द कुकीज, गेट कुकीज। और गेट कुकीज मेथड रिटर्न क्या करती है अपने को, एरे, जिसमें आई हुई सभी कुकीज होगी। तो कुछ ऐसे टास्क की जो आपको हर बार करने होंगे, एक्सट्रैक्टिंग द कुकी दैट स्टोर द सेशन आइडेंटिफायर फ्रॉम अदर कुकीज। अब जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है उसमें तो बहुत सारी कुकीज आएगी, आपको उसमें से वो कुकी ढूंढनी है जिसमें क्लाइंट का आईडी आपने स्टोर किया है। तो ये आपको हर बार करना पड़ेगा, हर आने वाली रिक्वेस्ट पे आपको ये करना पड़ेगा। फिर सेटिंग एन अप्रोप्रिएट एक्सपायरेशन टाइम फॉर द कुकी। अब हर रिक्वेस्ट में कुकी आए इसलिए आपको हर रिस्पॉन्स में भी कुकी भेजनी पड़ेगी, कुकी अपने आप नहीं भेजी जाएगी।
हर रिक्वेस्ट में कुकी आती है, फिर हर रिस्पॉन्स में आपको वो भेजनी भी पड़ेगी, तभी वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट में वापस आएगी। तो ये आपको हर बार करना है। और हर बार जब आप इस तरह से कुकी ऐड करो तो उसका एज भी सेट करना है, सेट मैक्स एज मेथड के द्वारा, क्योंकि आपको कुछ समय तक उसे मेंटेन करना है क्लाइंट का सेशन, इसलिए। एसोसिएटिंग द हैश टेबल विथ ईच रिक्वेस्ट। अब क्लाइंट का कार्ट किसी और टेबल में जो आपने रखा है उसको भी एसोसिएट करना पड़ेगा आपको क्लाइंट के आईडी के साथ। बातें करनी काफी सरल है, ये इंप्लीमेंट करने बैठेंगे तो थोड़ा ये लेंथी टास्क भी है और कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है कभी कभी। जनरेटिंग द यूनिक सेशंस आईडी, और जैसा कि हम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कुकी में रख रहे हैं उसको एक आईडी देकर, तो हर बार मतलब हर नया क्लाइंट मतलब कि जो लॉगिन होता है क्लाइंट, तो उसके लिए एक यूनिक आईडी अपने को जनरेट करके रखना पड़ेगा। मैंने बताया कि एक ही समय पे बहुत सारे क्लाइंट्स, थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ क्लाइंट्स एक्टिव हो सकते हैं, तो हमें इन सब को यूनिक आईडी देना पड़ेगा, तभी उसका सेशन हम ट्रैक कर पाएंगे। क्योंकि यूनिक आईडी नहीं दिया तो क्या होगा, अगर चिंतन और आनंद को सेम आईडी दिया गया तो दोनों की जो कार्ड्स में आइटम्स है वो मिक्स हो जाएगी। दूसरा मैकेनिज्म है, पहला कुकी वाला है सेशन को ट्रैक करने का मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म है यूआरएल रीराइटिंग। यूआरएल का मतलब वो जो एड्रेस बार में हम पूरा एड्रेस देखते हैं, यूआरएल रीराइटिंग, उसको रीराइट करके भी हम सेशन का ट्रैक कर सकते हैं। कैसे? तो कि सेशन से जुड़ा जो कुछ भी डेटा है, मतलब आइडेंटिफाई करने का क्लाइंट को, वो यूआरएल में पीछे अपेंड कर सकते हैं। फिर हर बार रिक्वेस्ट में वो जाएगा, रिक्वेस्ट में वो आएगा, हम वो उसमें से निकाल के क्लाइंट को आइडेंटिफाई करेंगे और वापस रिस्पॉन्स में भेजेंगे। With this approach, we can append some extra data on the end of each URL that identifies the session, and the server can associate that session identifier with data it has stored about the session. क्या कह रहा है यहाँ पे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि URL के पीछे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दे जिससे हम क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर सके। This is also an excellent solution and even has the advantage that it works with browsers that does not support cookies at all or where the user has disabled cookies. तो देखो, क्लाइंट की रिक्वेस्ट हम तक पहुंचती है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट हमें क्यों आती है, हमारी एप्लीकेशन में क्यों आती है? क्योंकि क्लाइंट की रिक्वेस्ट जिस पेज से आ रही है वो पेज हमने ही बना के उसको दिया, और हमने ही वहां पे अपने इस करंट पेज का कि जो सर्वर पे है उसका यूआरएल हमने ही वहां पे रखा है, जिससे जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सबमिट करता है तो अपने इस प्रोग्राम में वो रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि हमने वहां पे इसका यूआरएल दिया है। तो जहां पे हम यूआरएल दे रहे हैं वहां पे यूआरएल में एंड में हम क्लाइंट की कुछ इंफॉर्मेशन अपेंड कर सकते हैं। वहां पे एक कुछ अल्गोरिदम इंप्लीमेंट करके फिर हर रिक्वेस्ट पे वो इंफॉर्मेशन आएगी, और वो इंफॉर्मेशन सर्वर पे अपने प्रोग्राम में हम यूआरएल में से एक्सट्रैक्ट करके क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुकी का तो कोई रोल ही नहीं है। ये यूआरएल रीराइटिंग वाला जो मैकेनिज्म है उसमें कुकी की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर क्लाइंट कुकी को डिलीट कर देता है या डिसेबल रखता है या ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी ये मैकेनिज्म काम करेगा। अगर ये मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करें हम तो इस मैकेनिज्म के जरिए सेशन ट्रैकिंग हो सकता है। बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। However, it has most of the same problems as cookie, namely that the server-side program has a lot of straightforward but tedious processing to do. अब यहाँ पे भी अगर हम सोचे तो जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है उसमें यूआरएल में जो डेटा होगा वो तो एंड कोड हुआ होगा, हमें वो पूरा यूआरएल एक्सेस करके फिर उसमें से पार्स करना पड़ेगा सेशन का डेटा।
तो वही चीज मतलब कुछ प्रोग्रामिंग टीडीएस टास्क तो यहाँ पे भी हो गया, पार्सिंग करने का, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करने का। सेशन की इंफॉर्मेशन मिली हमें, अब उस ये सेशन जिस क्लाइंट का है, जिस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन अपेंड हुई है यूआरएल में, उस क्लाइंट से रिलेटेड सेशन का डेटा कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने को ही, कोड लिख के ये ढूंढना पड़ेगा। In addition, you have to be very careful that every URL written to the user has the extra information appended. और एक चीज यहाँ पे अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्लाइंट लॉगिन होने के बाद जिस जिस पेज से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि देखो बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे पेजेस होंगे अपनी एप्लीकेशन में, हर पेज में से जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, किसी भी पेज में से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, तो यूआरएल में अपेंड होना चाहिए क्लाइंट का डेटा। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्लाइंट का डेटा, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन यूआरएल में अपेंड नहीं हुई, तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि ये कौन से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है। तो ये भी एक आपको याद रखना होगा कि ये हर पेज में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा यूआरएल रीराइटिंग में। तो हो सकता है ना कि आपने काफ़ी सारे पेज पे लिंक भी दी हो सकती है, तो वहाँ पे भी अगर लिंक दी है तो वहाँ पे भी आपको लिंक जिस पेज की है उसमें पीछे क्लाइंट का डेटा अपेंड करना पड़ेगा। जनरली ये जो क्लाइंट का डेटा वो क्या होता है, आईडी। जैसे हम कुकी में आईडी भेज रहे थे, कुकी में जैसे हम आईडी भेज रहे थे, उसी तरह से अब यूआरएल में आईडी आ जाएगा। आपने काफी वेबसाइट्स में ऐसा देखा होगा कि आप लॉगिन करते हो ना, उसके बाद शायद आपका ध्यान गया हो तो यूआरएल में पीछे आईडी जैसा कुछ अपेंड हो जाता है, आईडी इज इक्वल टू दिस। वो टेम्पररी होता है, वो आपका एक्चुअल आईडी नहीं होता है। तो वो क्या होता है, वो यूआरएल रीराइटिंग मैकेनिज्म है, जिसमें आपकी पहचान, केवल पहचान अपेंड हो जाती है यूआरएल में, और वो पहचान टेम्पररी होती है, उसमें आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डेटा नहीं होता। वो जो सर्वर ने जनरेट किया है यूनिक आइडेंटिफायर सेशन के लिए आपका, वो होता है। अदरवाइज आपके कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन तो सर्वर पे ही रहेगी, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स में से आपका कार्ड कौन सा है ये ढूंढना है, जो वो ढूंढेगा यूआरएल में जो अपेंड हुआ है आईडी उसके ऊपर से। तो वो भी थोड़ा कम्बरसम टास्क तो है, लेंथी टास्क तो ये मैकेनिज्म भी। एंड इफ द यूजर लीव्स द सेशन एंड कम बैक वाया अ बुकमार्क और लिंक, द सेशन इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट। अब सपोज क्लाइंट लॉगिन हुआ है, सेशन सेशन कार्यरत है। अब सपोज कि क्लाइंट उस वेब पेज को बंद कर देता है और आपकी वेबसाइट को ओपन करता है अगेन, या किसी और वेबसाइट के पेज पे कि जहां आपकी वेबसाइट की लिंक दी गई है, उस पेज पे लिंक पे क्लिक करके दोबारा लॉग आउट नहीं हुआ था, वो लॉग आउट नहीं हुआ था, लेकिन उसने वो वेब पेज जो टैब था ब्राउजर में वो बंद कर दिया। अब किसी और पेज पे आया, किसी और वेब एप्लीकेशन पे, अब वहां पे सपोज कि आपकी इसी वेबसाइट की लिंक दी गई है, अगर वो उस लिंक पे क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट खुलेगी, लेकिन अब उस क्लाइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन वहां पे उसको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा कई बार कि अगर हम इस तरह से लिंक को क्लिक करके भी किसी वेबसाइट में जाते हैं ना, तो वो तुरंत हमें लॉगिन हुआ बताता है, क्योंकि हमने लॉग आउट नहीं किया था, भले ही टैब हमने बंद कर दिया, लेकिन हम अगर गूगल में से लिख कर जाए, गूगल में लिख दे कि amazon.com, तो amazon.com ओपन होगा, और अगर आपने लॉग आउट नहीं किया था तो वहां पे आपको लॉगिन ही दिखाया जाएगा। वो इसलिए कि वो इंफॉर्मेशन रखता है। अब यूआरएल रीराइटिंग अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, अगर वही एक तरीका हमने इंप्लीमेंट किया है तो किसी और पेज में लिंक पे क्लिक करने से आपकी पहचान नहीं होगी, क्योंकि ये तो किसी और वेबसाइट से आए हो आप, तो वहां पे जो यूआरएल है जिस पे आपने क्लिक किया लिंक पे, उसमें तो डेटा अपेंड नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो तो किसी और एप्लीकेशन का पेज है, और लिंक तो कहाँ पे, डेटा तो कहाँ पे अपेंड हुआ है, सेम वेबसाइट्स के पेज में। तो कहने का मतलब कि यूआरएल रीराइटिंग भी फेल हो सकता है जब क्लाइंट किसी बुकमार्क से आए या किसी और पेज में लिंक पे क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन में पहुंचे, तो उसकी पहचान नहीं होगी, क्योंकि उसकी पहचान तो केवल आप ही के वेब पेज से आने पर होगी, क्योंकि आपने अपने हर वेब पेज में
यूआरएल रीराइटिंग किया है, यूआरएल में डेटा अपेंड किया है, किसी और वेबसाइट से वो आता है, तो किसी और वेबसाइट में थोड़ा ही आपके पास एक्सेस राइट होगा कि आपने वहां पे इस तरह का कोडिंग लिखा है। तो कहने का मतलब चांसेस है कि यूआरएल रीराइटिंग भी फेल हो सकता है। फाइनली थर्ड वन जो है, थर्ड मैकेनिज्म, वो कौन सा है? हिडन फॉर्म फील्ड्स। HTML फॉर्म्स हैव एन एंट्री दैट लुक्स लाइक द फॉलोइंग। तो HTML में जो बहुत सारे इनपुट एलिमेंट्स है, उसमें से एक एलिमेंट ऐसा भी है कि जो हिडन है। हिडन एलिमेंट वो क्या होता है कि वो एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ही होती है, क्लाइंट को दिखाई नहीं देती, लेकिन हम अगर वो फ्रंट एंड से सर्वर तक पहुंचाना चाहते हैं कुछ, तो इस हिडन फील्ड का यूज होता है। इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन हम रख के सबमिट करवा सकते हैं। क्लाइंट को उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा क्योंकि क्लाइंट को वो दिख ही नहीं रहा है। तो हिडन फॉर्म फील्ड का यूज करके हम इस हिडन फील्ड में वो इंफॉर्मेशन रख सकते हैं जिससे क्लाइंट की पहचान हो सके, क्योंकि ये फॉर्म तो हमने ही बनाया होगा। तो उस फॉर्म में हमने पीएचपी में भी देखा था, और हमने यहाँ पे लास्ट कुकी का जो एग्जांपल था, कुकी का लास्ट एग्जांपल रिमेंबरिंग यूजर प्रेफरेंस, उसमें भी हमने देखा था। हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी। और हमने क्या किया था फॉर्म में जो ये इनपुट एलिमेंट्स है, उसमें वैल्यू भी हमने सेट करवाई थी अपने जावा के कोड के द्वारा, पता है ना, मिसिंग फर्स्ट नेम, मिसिंग लास्ट नेम, इस तरह से। तो वही चीज यहाँ भी हम कर सकते हैं। ये जो हिडन फील्ड है उसमें इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। फिर जैसे ही क्लाइंट सबमिट करेगा फॉर्म को, उसको नहीं पता, लेकिन सबमिट करता है फॉर्म, तो फॉर्म की सभी फील्ड सबमिट होगी, तो ये हिडन फील्ड भी फॉर्म की ही एक फील्ड है। जब क्लाइंट सबमिट करेगा तो उसने जो डेटा एंटर किया है वो सब डेटा तो जाएगा ही, साथ में ये हिडन फील्ड का डेटा भी जाएगा। और हिडन फील्ड के अंदर हमने डेटा क्या रखा होगा? क्लाइंट का आइडेंटिफायर। तो ये भी एक तरीका है कि हम क्लाइंट को पता ना हो लेकिन हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। मतलब ये हिडन फील्ड के जरिए भी हम क्लाइंट का सेशन ट्रैक कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, द स्पेसिफाइड नेम एंड वैल्यू आर इंक्लूडेड इन द गेट और पोस्ट डेटा। This can be used to store information about the session. However, it has the major disadvantage that it only works if every page is dynamically generated by a form submission. अब ये मैकेनिज्म तभी काम करेगा अगर हर ऐसे पेज को हमने डायनेमिकली जनरेट किया है, मतलब डायनेमिक कोड लिखा है उधर। तो अगर प्योर HTML का पेज है तो उसमें हम डेटा कैसे रख पाएंगे, उसमें हम जावा का कोड कैसे लिख पाएंगे? ठीक है ना। क्लिकिंग ऑन ए रेगुलर hypertext link does not result in a form submission, so hidden form fields cannot support general session tracking. तो कहने का मतलब हिडन फील्ड्स कहाँ पे यूजफुल हो सकती है? जब फॉर्म हो तब। ऐसे भी पेज होंगे कि जहाँ पे फॉर्म है ही नहीं, तो उसमें क्लाइंट सबमिट ही नहीं करने वाला है, तो तब ये हिडन फील्ड वाला मैकेनिज्म उपयोगी नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप केवल लिखने के लिए फॉर्म और सबमिट बटन तो नहीं रख सकते। एक भी इनपुट एलिमेंट है ही नहीं और सबमिट का बटन रखोगे तो क्लाइंट को थोड़ा परेशानी होगी कि ये सबमिट बटन है किसके लिए। भले ही आपको पता है कि आपने एक हिडन फील्ड उधर रखा है, लेकिन क्लाइंट को उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो वो सबमिट बटन पे क्लिक ही नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ऐसे ही पेज में ये हिडन फील्ड का हम यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे एक फॉर्म जैसा HTML फॉर्म हो, बट हर वेब पेज में HTML फॉर्म हो ही ऐसा तो नहीं होगा। और ये भी है कि क्लाइंट सबमिट नहीं करता है तो ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी अपने तक। तो लिमिटेड, ये हिडन फील्ड के उपयोग भी लिमिटेड है। तो ये जो तीन तरीके यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वो तीनों स्टैंडर्ड मैकेनिज्म्स है। कोई आपसे पूछे कि भाई सेशन ट्रैकिंग कैसे हो सकता है? कुकी का यूज करके हो सकता है। कुकी में हम क्लाइंट का यूनिक आईडी हर बार रिस्पॉन्स में ऐड करेंगे, तो जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें क्लाइंट का आईडी आएगा, तो वो हम निकाल के क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, यूआरएल रीराइटिंग। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है तो जो यूआरएल जनरेट होता है उसमें पीछे क्लाइंट का डेटा अपेंड हो जाएगा। डेटा मतलब कि क्लाइंट का यूनिक आइडेंटिफायर अपेंड हो जाएगा, जिससे हम सर्वर पे उस आईडी को एक्सट्रैक्ट करके क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तीसरा मैकेनिज्म, हम अगर HTML फॉर्म बना रहे हैं तो हम उस फॉर्म में हिडन फील्ड रख सकते हैं, जिसमें जिसके अंदर हम क्लाइंट की पहचान, मतलब क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन उस हिडन फील्ड में रख सकते हैं। तो क्या होगा कि जब क्लाइंट फॉर्म को सबमिट करेगा तो बाकी की चीज़ों के साथ क्लाइंट की इंफॉर्मेशन वाली डिटेल भी अपने तक पहुंचेगी और उसको हम रीड करके क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तीन स्टैंडर्ड तरीके हैं, ये तीन स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है सेशन को ट्रैक करने के। ठीक है। अब सर्वलेट में सेशन ट्रैकिंग कैसे होता है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि भाई सर्वलेट इन तीनों में से कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है, या फिर हमें इन तीनों मैकेनिज्म्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे हम कुकी को हर बार क्रिएट करेंगे, सेंड करेंगे, रीड करेंगे, कैसे हम क्लाइंट का डेटा स्टोर करने के लिए अलग से डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे या लुकअप हैश टेबल बनाएंगे। ये जो सारी चर्चाएं आज हुई वो हम कैसे सर्वलेट में कैसे ये सब करेंगे। इतनी सारी चर्चा हुई, ये सोच के ही आपको तो दिमाग में ऐसा लगेगा कि ये तो मैकेनिज्म जो है सेशन ट्रैकिंग वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारा कोड, फिर गलती होने के चांसेस, ये सब होने वाला है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। एज ए डेवलपर जब हम जावा में सेशन ट्रैकिंग करते हैं ना सर्वलेट में, तो कुकी को, यूआरएल रीराइटिंग को और हिडन फील्ड, हिडन फॉर्म फील्ड, इन तीनों के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको केवल सर्वलेट में जो एपीआई है, सर्वलेट में जो मेथड्स है, उन्हीं का यूज करना है। इंटरनली ये सब अपने आप होगा। अगर कुकी अवेलेबल है, कुकी इनेबल है, तो कुकी का मैकेनिज्म यूज होगा। अगर कुकी नहीं है तो यूआरएल रीराइटिंग होगा। किसी भी तरह से इंटरनली सर्वलेट एपीआई जो है वो सेशन ट्रैकिंग करेगी। हमें केवल मेथड्स यूज करनी है और एपीआई यूज करना है सेशन ट्रैकिंग का, जो हमें सर्वलेट में दिया गया है। ये सभी चीजें जो आज हमने डिस्कस की वो इंटरनली अपने आप होगी। क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना अपने आप होगा। क्लाइंट का जुड़ा डेटा, क्लाइंट से जुड़ा डेटा कहाँ पे है वो अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा और हमें मिलेगा। ठीक है। तो हमें तो केवल एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर डेटा को रखना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे कितनी सरलता डेवलपर को दी गई है, कितनी सुविधा डेवलपर को दी गई है। सर्वलेट एपीआई में सेशन ट्रैकिंग करना काफ़ी इजी है। ये जो मैकेनिज्म्स हमने डिस्कस किए मैन्युअली हमें इंप्लीमेंट नहीं करने हैं, वो अपने आप होगा, क्योंकि हमें तो केवल सर्वलेट का मैकेनिज्म यूज करना है। इंटरनली ये मैकेनिज्म्स यूज होंगे, लेकिन कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा ये हम नहीं कह सकते। वो अपने आप चेक करेगा और उसके मुताबिक मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होगा। तो